प्रयागराज 15 अप्रैल 2023 रात के 10:18। सोचिए आप घर में बैठे टीवी देख रहे हैं। अचानक स्क्रीन पर कुछ ऐसा होता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। हथकड़ी लगाए दो कैदी पुलिस के घेरे में चल रहे हैं। पत्रकारों की भीड़ पीछे लगी है, सवालों की बौछार हो रही है। और तभी भीड़ में से एक नौजवान निकलता है, हाथ में पिस्तौल। पुलिस घेरा चीरता हुआ वो सीधे उन कैदियों के पास पहुंचता है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, धाएं धाएं धाएं, दोनों वहीं ढेर हो जाते हैं। हमलावर भागते नहीं, हाथ ऊपर करके नारे लगा रहे हैं, जय जय श्री राम, हमें गिरफ्तार करो। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये लाइव टीवी पर हो रहा था। करोड़ों लोगों ने अपनी आंखों के सामने एक पूर्व सांसद और उसके भाई को मरते देखा। उस पूर्व सांसद का नाम था अतीक अहमद। और ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिस पर जीवन भर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज रहे, जिसने प्रयागराज की तंग गलियों से उठकर सांसद तक का सफर तय किया, जिसका साम्राज्य हजारों करोड़ का था और जिसे आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार की सख्त कार्रवाई ने तोड़ दिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अतीक अहमद के उत्थान की, उसके अपराधों की, उसके राजनीतिक सफर की और उस पूरे माफिया तंत्र के पतन की जो दशकों तक उत्तर प्रदेश में जड़ें जमाए बैठा था। सन 1962 देश आजादी के 15 साल बाद भी गरीबी से जूझ रहा था। इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, का एक मोहल्ला था चकिया। तंग गलियां, टूटी फूटी सड़कें और रोज की जद्दोजहद। यहीं एक तांगा चलाने वाले हाजी फिरोज अहमद के घर 10 अगस्त 1962 को एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया अतीक अहमद। फिरोज बहुत गरीब थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बने, लेकिन अतीक का मन पढ़ाई में नहीं लगा। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा और फेल हो गया। यहीं से उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो उसे जिंदगी भर के लिए अपराध की दुनिया में ले गया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सन 1979 में जब अतीक महज 17 साल का था, उस पर पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जो 4 दशकों तक चला। रंगदारी, जमीन पर कब्जा, अपहरण, हत्या के आरोप। अतीक ने अपराध की हर सीढ़ी चढ़ी और जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, उसका दायरा भी बढ़ता गया। अतीक अहमद का राजनीति में कदम। अब सवाल यह है कि इतने आपराधिक मामलों के बावजूद अतीक राजनीति में कैसे आया? दरअसल यही उस दौर की सबसे बड़ी विडंबना थी। 1989 में अतीक ने इलाहाबाद वेस्ट से निर्दलीय विधायक का चुनाव जीता। उस पर तब तक कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे। फिर 1991 और 1993 में भी वो जीता। इसके बाद वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा और 1996 में एक बार फिर विधायक बना। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आया 2004 में। अतीक अहमद फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुन लिया गया। वही फूलपुर जहां से कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद रहे थे। जिस कुर्सी पर कभी नेहरू बैठे थे, उसी पर अब एक ऐसा शख्स जा बैठा जिस पर उस वक्त तक 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। ये उस सिस्टम की नाकामी थी जहां आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को टिकट इसलिए मिलता था क्योंकि उनके पास मसल पावर और वोट बैंक था। पुलिस दस्तावेजों और अदालती रिकॉर्ड्स के अनुसार अतीक और उसके गैंग पर कई गंभीर आरोप लगे। यूपी पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक अतीक के खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, जबरदस्ती वसूली और जमीन कब्जे के मामले शामिल थे। एक तथ्य जो अक्सर अनदेखा हो जाता है, यूपी पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार अतीक और उसके भाई अशरफ के खिलाफ दर्ज प्रमुख मामलों में बड़ी संख्या में पीड़ित मुस्लिम समुदाय से थे। यानी उसका अपराध किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं था, वो किसी के लिए भी दहशत का पर्याय था। अशरफ पर भी कई गंभीर आरोप थे जो अदालत में विचाराधीन थे। अतीक के खुद के साढ़ू के परिवार से जुड़े लोगों ने भी उसके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई थी, जमीन कब्जे और जबरदस्ती के आरोप में। उमेश पाल की हत्या। 2005 में अतीक के भाई अशरफ को बसपा के विधायक राजू पाल ने चुनाव में हरा दिया था। 3 महीने बाद ही राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का चश्मदीद था उमेश पाल, एक वकील और राजू पाल का करीबी।
उमेश पाल ने वो किया जो उस दौर में बेहद मुश्किल था। उसने अदालत में गवाही देने का फैसला किया। पुलिस दस्तावेजों के अनुसार 2006 में उसका अपहरण किया गया और उसे बेरहमी से प्रताड़ित किया गया ताकि वो गवाही से पीछे हटे। लेकिन उमेश पाल नहीं झुका और फिर 24 फरवरी 2023 को वो हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। उमेश पाल अपने घर के बाहर कार से उतर रहा था, तभी एक काली कार और 2 बाइक्स आईं। विस्फोट हुए, अंधाधुंध गोलियां चली। उमेश पाल और उसके 2 सुरक्षाकर्मी वहीं मारे गए। जांच एजेंसियों ने इस हत्याकांड में अतीक अहमद और उसके बेटे असद को मुख्य साजिशकर्ता बताया। ये मामला अदालत में विचाराधीन था। फिर आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली तो उन्होंने राज्य में माफिया विरोधी अभियान शुरू किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा था, माफिया राज खत्म होगा, अपराधी या तो जेल जाएंगे या फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करेंगे। और इस अभियान में अतीक अहमद एक प्रमुख लक्ष्य था। सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार अतीक और उसके परिजनों की लगभग 1600 करोड़ रुपए की संपत्तियां या तो जब्त हुई या अवैध निर्माण होने के कारण ढहाई गईं। प्रयागराज के चकिया इलाके में जो कभी अतीक का गढ़ था, उसके और उसके साथियों की 1 दर्जन से अधिक इमारतें ध्वस्त की गईं। अतीक इतना ताकतवर था कि सुप्रीम कोर्ट को उसे उत्तर प्रदेश से बाहर गुजरात की साबरमती जेल भेजना पड़ा। अतीक के बेटे की मौत 13 अप्रैल 2023, झांसी। उमेश पाल हत्याकांड में वांछित अतीक का बेटा असद और उसका साथी गुलाम दोनों एसटीएफ के घेरे में आ गए। दोनों ने पुलिस पर फायरिंग की। एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में दोनों मारे गए। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। जब अतीक को प्रयागराज की अदालत में पेशी के दौरान अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो कैमरों के सामने भरी अदालत में वो रो पड़ा। वही अतीक जिस पर दर्जनों हत्याओं के आरोप थे। और फिर आया वो दिन, 15 अप्रैल 2023, वो रात। मेडिकल जांच के लिए ले जाए जा रहे अतीक और अशरफ से पत्रकारों ने सवाल किया, बेटे के जनाजे में क्यों नहीं गए? अतीक ने जवाब दिया, वो लोग लेकर ही नहीं गए, इसलिए नहीं जा पाए। ये उसके आखिरी शब्द थे। तभी 3 हमलावरों ने पुलिस घेरा तोड़कर दोनों पर गोलियां चला दी। अतीक और अशरफ की मौके पर ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अतीक को 8 और अशरफ को 5 गोलियां लगीं। तीनों हमलावर पकड़े गए। ये मामला अदालत में है। तो दोस्तों, अतीक अहमद की ये कहानी कई सवाल उठाती है और कई सबक देती है। पहला सबक, जब राजनीतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को संरक्षण देते हैं तो पूरा सिस्टम प्रभावित होता है। अतीक पर पहला केस 1979 में दर्ज हुआ, लेकिन उसे पहली सजा 2023 में मिली, यानी 44 साल बाद। ये देरी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरे सिस्टम की विफलता की कहानी है। दूसरा सबक, उमेश पाल जैसे लोग जो सच के लिए जान की बाजी लगाते हैं, उन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। उनकी हिम्मत को याद रखना जरूरी है। तीसरा सबक, कानून की प्रक्रिया चाहे जितनी धीमी हो, उसे मजबूत करना ही असली समाधान है। हत्या न्याय नहीं है और अतीक की मृत्यु जिस तरह हुई वो भी कानून की नज़र में हत्या ही है, जिसकी जांच अभी चल रही है। और चौथा, योगी आदित्यनाथ सरकार ने माफिया विरोधी अभियान में जो कड़े कदम उठाए, संपत्ति जब्ती, बुलडोजर कार्रवाई, एसटीएफ ऑपरेशन, उनके नतीजे सामने हैं। लेकिन ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि हर कार्रवाई कानूनी दायरे में हो, ताकि न्याय और कानून दोनों साथ चलें। दोस्तों, अतीक अहमद आज इस दुनिया में नहीं है। उसका साम्राज्य टूट चुका है, लेकिन उसकी कहानी हमेशा एक सबक बनकर रहेगी उन सब के लिए जो सोचते हैं कि वो कानून से बड़े हैं, और उन सब के लिए जो ये तय करते हैं कि किसे चुनाव लड़ने का मौका मिले। याद रखिए, देर सवेर जवाबदेही होती जरूर है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।